नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पिछले अध्याय में मैंने अनुसंधान का अर्थ, प्रकृति और विशेषता के बारे में पढ़ा था। आज हम अनुसंधान की डिज़ाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि अनुसंधान डिज़ाइन का अर्थ क्या है। इसके बाद हम देखेंगे उसकी आवश्यकता क्या है, कितने प्रकार का हमारा डिज़ाइन होता है ना। तो नमूना डिज़ाइन, दूसरा अवलोकन डिज़ाइन, सांख्यिकी डिज़ाइन के परिचालन डिज़ाइन, है ना। और इसके बाद हमारा अनुसंधान डिज़ाइन का उद्देश्य क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है और उसकी शर्तें क्या हैं, डिज़ाइन के हमारे तत्व क्या हैं। इन सारे बिंदुओं पे हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा अनुसंधान डिज़ाइन का अर्थ क्या है। जब एक बार शोध समस्या हमारी तैयार हो जाती है तो एक विशिष्ट विषय बन जाता है और परिकल्पना तैयार की जाती है। तो अगला चरण एक शोध डिज़ाइन तैयार करना होता है। शोध की रूपरेखा तैयार करना किसी शोध के संचालन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। करलिंगन हमारे जो कहते हैं कि एक शोध डिज़ाइन को अनुसंधान के सवालों के जवाब देने और भिन्नता को नियंत्रित करने के लिए जांच की योजना, संरचना और रणनीति के रूप में परिभाषित किया गया है अनुसंधान को। तो यहाँ पे जो योजना के लिए उन्होंने कहा है कि योजना शब्द का अर्थ होता है कि शोध की समग्र योजना या कार्यक्रम से होती है, जिसमें शोधकर्ता क्या करना चाहता है या इसकी रूपरेखा कैसे तैयार करता है, जिसमें परिकल्पना के निर्माण के चरण और उनके कार्य प्रभाव से लेकर डेटा विश्लेषण के अंतिम चरण तक शामिल होता है। और संरचना का क्या अर्थ होता है। संरचना का उद्देश्य होता है कि शोध अध्ययन को रूपरेखा के रूप में अधिक विशिष्ट तरीके से परिभाषित करना। रणनीति का क्या अर्थ है। रणनीति शब्द का प्रयोग योजना की तुलना में अधिक विशिष्ट तरीके से किया जाता है। इसमें सटीक शोध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डेटा के संग्रह, डेटा का विश्लेषण यानी उसके तरीकों और तकनीकी दोनों को शामिल किया जाता है। मिलर कहते हैं कि डिजाइन किए गए शोध को एक शोध अध्ययन में शामिल पूरी प्रक्रिया के नियोजित अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुसंधान डिजाइन किसी एक शोध कार्य की तार्किक और व्यवस्थित योजना का निर्देशन है। सेल्टिस कहते हैं कि अनुसंधान प्रयास के निर्माण से संबंधित विभिन्न चरणों और तथ्यों की एक सूची है। एफाक ने कहा है कि डिजाइन उस स्थिति के उत्पन्न होने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें निर्णय लेना होता है। यह एक अप्रत्याशित स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जानबूझकर की गई प्रत्याशा की एक प्रक्रिया है। एक शोध डिजाइन सामाजिक अनुसंधान में की जाने वाली कई व्यवहारिक विचारों द्वारा निर्धारित एक समझौते को प्रतिनिधित्व करता है। वह आगे कहते हैं कि एक शोध डिजाइन विचलन के बिना पालन की जाने वाली अत्यधिक विशिष्ट योजना है। मतलब विशिष्ट योजना ही नहीं है बल्कि यह एक सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शक पदों की एक श्रृंखला होती है। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुसंधान डिजाइन कुछ और नहीं बल्कि एक शोधकर्ता के द्वारा विभिन्न चरणों में किए जाने वाले कार्य की एक योजना है जो अनुसंधान कार्य को व्यवस्थित तरीके से सुगम बनाता है और विभिन्न कार्यों को विधि पूर्वक संचालित करता है। अब हम लोग जानेंगे अनुसंधान डिजाइन की हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो यंग ने कहा है कि एक शोध डिजाइन को निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। अध्ययन किस बारे में है और किस प्रकार के डेटा की आवश्यकता है, अध्ययन का उद्देश्य क्या है, इसका दायरा क्या है, आवश्यक डेटा का स्रोत क्या है, अध्ययन का स्थान या क्षेत्र क्या होना चाहिए, अध्ययन के लिए लगभग कितना समय आवश्यक है, अध्ययन के लिए सामग्री की मात्रा या मामलों की संख्या कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार के नमूने का उपयोग किया जाना चाहिए, डेटा संग्रह के लिए कौन सी विधि यानी कौन सी मेथड उपयुक्त होती है, डेटा का विश्लेषण यानी एनालिसिस कैसे किया जाना चाहिए, अनुमानित व्यय कितना होना चाहिए, अध्ययन की पद्धति क्या है, अध्ययन की विशिष्ट प्रकृति क्या होनी चाहिए। उपरोक्त डिजाइन निर्णय को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता समग्र व्यवहारिक अनुसंधान डिजाइन को कई चरणों में विभाजित किया है। जैसे हमारा ये हो गया अब नमूना डिजाइन, अवलोकन डिजाइन, सांख्यिकी डिजाइन और परिचालन डिजाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नमूना डिजाइन क्या है। नमूना डिजाइन एक दिए गए अध्ययन के अवलोकन की जाने वाली वस्तुओं के चयन की विधि से निपटना होता है। अवलोकन डिजाइन क्या है। यह अवलोकन डिजाइन उन शर्तों को निर्दिष्ट करता है जिनके तहत अवलोकन किए जाते हैं। सांख्यिकी डिजाइन क्या है। सांख्यिकी डिजाइन के मात्रात्मक और सांख्यिकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो इस सवाल से संबंधित है कि कितनी वस्तुओं को देखा जाना है और एकत्रित जानकारी और डेटा का विश्लेषण कैसे किया जाना है। पहले से डिजाइन किए गए मॉडल के संचालन के लिए विशिष्ट तकनीकी के
संबंधित परिचालन डिजाइन होता है। अब हम देखेंगे कि हमारा अनुसंधान डिजाइन का उद्देश्य क्या होता है। तो हमारे अनुसंधान डिजाइन के 2 उद्देश्य होते हैं कि शोध प्रश्नों के उत्तर को प्रदान करने के लिए, और दूसरा हमारा उद्देश्य होता है कि विचरण को नियंत्रित करने के लिए, है ना। तो जो पहला प्रकार का उद्देश्य हमारा, इसका संबंध शोध की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की जाती है कि शोधकर्ता को दी गई समस्या का एक उद्देश्य सटीक, वैध और आर्थिक समाधान अधिकतम संभव सीमा तक प्राप्त हो सके। चूंकि वैज्ञानिक अनुसंधान एक परिकल्पना के रूप में अनंतिम अनुमान के साथ शुरू होता है और डिजाइन का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान को कम से कम धन का उपयोग करके शोधकर्ता द्वारा प्राप्त अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर परिकल्पना के वैध परीक्षण के साथ प्रदान करना है। जनशक्ति और समय और जांच के दिए गए क्षेत्र में लगे अन्य जांचकर्ताओं के द्वारा इसके अनुमोदित होने की अधिकतम संभावना होती है। इसके अलावा यह भी इंगित करता है कि अनुसंधान के चरों में हेरफेर या चयन किया जाना है या नहीं। वैज्ञानिक जांच में हेरफेर या चयनित चर के कौन से विशिष्ट मूल्यों का उपयोग किया जाना है, कैसे एक वैचारिक चर को देखने योग्य तथ्यों में परिवर्तित किया जाना है। अनुसंधान डिजाइन स्वतंत्र चर के हेरफेर या आश्रित चर के मापन के लिए अपनाई जाने वाली विधि को विनिर्देश भी बनाता है। साथ ही उन तरीकों को सुझाव देता है जिनके द्वारा अनुसंधान एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण किया जाना है। सांख्यिकीय विश्लेषण के स्तर का निर्धारण करना ही अनुसंधान की स्थिति होती है। दूसरा हमारा शोध का उद्देश्य ये है कि डिजाइन विचरणों को नियंत्रित करने के लिए। तो जो दूसरा उद्देश्य शोध विषय के व्यवहार पर संभावित प्रासंगिक स्वतंत्र चरों के प्रभावों को नियंत्रित करना, ये हमारा दूसरा उद्देश्य है। यह केवल शोध अध्ययन में प्रासंगिक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है और जांचकर्ता की अध्ययन की जाने वाली विशेष शोध समस्या से संबंधित प्रयोगात्मक बाहरी त्रुटि भिन्नताओं पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाता है। और यदि इन चरों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो शोध के निष्कर्षों की वैधता भी प्रभावित होती है। वास्तविक दुनिया में व्यवहार की कोई भी देखी गई घटना तथ्यों और घटनाओं की बहुलता से प्रभावित होती है। एक वास्तविक दुनिया की घटना जिसमें एक से अधिक अभिनेता द्वारा किसी कार्य या स्थिति के लिए स्पष्ट या गुप्त प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं और कार्य लक्ष्य द्वारा निर्देशित कृत्यों का कोई आसन्न अनुक्रम होना व्यवहार और कार्य दोनों घटनाओं की जटिलता को शामिल करता है। लेकिन इनमें से प्रत्येक चर को एक शोध उपक्रम में शामिल करना संभव नहीं होता है। इसके विपरीत एक शोधकर्ता को खुद को केवल एक सीमित संख्या तक ही सीमित रखना चाहिए जो किसी दिए गए शोध में अधिक स्पष्ट रूप से प्रासंगिक चर के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि वे सक्रिय चर होते हैं तो उनके मूल्यों को जानबूझकर बदल दिया जाता है। इस प्रकार उन्हें नियंत्रित करने के लिए हेरफेर किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारे अनुसंधान डिजाइन की हमारी विशेषता क्या है ना। तो सबसे पहले विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में एक शोध को डिजाइन करना बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि एक विधि या तर्क तरीकों का चयन और डिजाइन की योजना हमेशा अच्छे परिणामों की गारंटी नहीं होती है। एक ब्लूप्रिंट के रूप में, ब्लूप्रिंट का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे हम जब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन के पहले हमें अपना पूरा सिलेबस रेडी करना पड़ता है। तो उसी सिलेबस को हम लोग ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मतलब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है। ब्लूप्रिंट के रूप में शोध डिजाइन केवल अस्थायी और उपयोगी हो सकता है, जिसे शोधकर्ता को सही दिशा में रखने के लिए मार्गदर्शक पदों की एक श्रृंखला प्रदान की जाती है। प्रत्येक डिजाइन की अपनी ताकत और कमजोरियां होती है और साथ ही साथ एक पूर्ण शोध की डिजाइन की संभावना थोड़ी मुश्किल होती है। एक अच्छे शोध डिजाइन में अक्सर लचीलेपन फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, उपयुक्तता होती है, दक्षता होती है, आर्थिक रूप से मजबूत आदि जैसे विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। एक डिजाइन जो पूर्वाग्रह को कम करता है और डेटा की विश्वसनीयता को अधिकतम करता है, उसे एक अच्छे डिजाइन के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार एक सबसे छोटी प्रयोगात्मक त्रुटि देने वाले डिजाइन को सबसे अच्छा डिजाइन माना गया है। किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाली अधिकतम जानकारी देने वाली डिजाइन सबसे कुशल डिजाइन माना जाता है। एकल डिजाइन कभी भी सभी प्रकार की शोध समस्याओं के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि एक मामले जो उपयुक्त प्रतीत होता है वह किसी अन्य शोध समस्याओं के संदर्भ में एक संबंध या दूसरे में कमी हो सकता है। और हमारा सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे शोध में जो विशेषताएं होती है वो 4 शर्तों को पूरा करता है। सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि निष्कर्षों को वस्तुनिष्ठ कहा जाता है जब वे डेटा संग्रह की वृद्धि प्रक्रियाओं को स्कोरिंग से संबंधित होते हैं। प्रक्रिया के संबंध में निष्पक्षता का आकलन
एक से अधिक स्वतंत्र पर्यवेक्षकों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को सौंपे गए अंतिम अंकों के बीच सहमति की डिग्री से किया जाता है। पर्यवेक्षकों के बीच जितना समझौता होता है, प्रक्रियाओं का अवलोकन, रिगार्डिंग, मूल्यांकन उतना ही अधिक उद्देश्य होता है। इसलिए एक अच्छे शोध डिजाइन को निष्पक्ष रूप से वस्तुनिष्ठ माप उपकरणों के अनुमति से होनी चाहिए, जिसमें प्रदर्शन की कल्पना करने वाला प्रत्येक पर्यवेक्षक एक ही निष्कर्ष पर होता है। दूसरी हमारी शर्त यह है विश्वसनीयता। ज्ञान की विश्वसनीयता का प्रश्न आमतौर पर तब उठाया जाता है जब किसी समस्या की उपस्थिति जानने वाले में केवल अनुमान से अधिक किसी चीज के लिए नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज के लिए मांग पैदा करता है जिसके लिए वह किसी विशेष स्थिति में और शायद इसी तरह की अन्य स्थितियों में उपयोगी होती है। तीसरी विशेषता हमारी वैधता होती है। वैधता। चौथी है हमारी सामान्यीकरण। सामान्यीकरण की डिग्री क्रमशः विभिन्न उपायों और सेटिंग के बावजूद भी निष्कर्षों की प्रतिकृति और पुनरुत्पादकता से प्रभावित होती है। अब हम देखेंगे हमारे अनुसंधान डिजाइन के तत्व क्या हैं। तो हमारे अनुसंधान डिजाइन के तत्वों को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है अनुसंधान की समस्या का चयन। पहले हम सबसे पहले अनुसंधान की समस्या का चयन करते हैं कि समस्याएं क्या है ना। तो शोध के लिए विषय के चयन के संबंध में सामाजिक अनुभवजन्य कुछ भी सामाजिक शोध के लिए एक प्रासंगिक समस्या है। सामाजिक विज्ञान के विषय के चयन के निर्णयों को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जैसे एक अनुशासन की संरचना की स्थिति, सामाजिक समस्याएं है ना, अन्य निर्धारक जैसे विशेष विषयों के लिए अनुदान की उपलब्धता, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विशेष क्षेत्र की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा, अनुसंधान सार्वजनिक हित और शोधकर्ता की प्रेरणा है ना। व्यवहारिक विचार, विश्लेषण की इकाइयों का चयन। विश्लेषण की इकाइयों का निर्धारण सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख तत्व होता है। सामान्य तौर पर अध्ययन का उद्देश्य विश्लेषण की उपयुक्त इकाई के चयन को निर्धारित करता है। और अगला हमारी विशेषता चर की पसंद क्या होनी चाहिए। एक सामाजिक वैज्ञानिक मुख्य रूप से प्रेक्षित इकाइयों की कुछ विशेषताओं या गुणों के बीच में संबंधों का अध्ययन करने में रुचि रखता है, जो समय के साथ या दोनों मामलों या समय में भिन्नता के अधीन एक है। एक शोधकर्ता के लिए यह तय करना आवश्यक होता है कि कौन से चर होने चाहिए। अनुसंधान का फोकस। वे आश्रित और स्वतंत्र चर 2 प्रकार होते हैं। पहला वह होता है कि जिसमें शोधकर्ता समझाने और भविष्यवाणी करने में रुचि रखता है, और आश्रित चर प्रकल्पित प्रभाव के होते हैं है ना। तो बाहरी चर वे होते हैं जो अनुसंधान का प्रत्यक्ष फोकस नहीं होते हैं। वो भी 2 प्रकार के होते हैं, नियंत्रित और अनियंत्रित होते हैं। नियंत्रित चर को स्थिर रखा जाता है या अवलोकन के दौरान अलग अलग होने से रोका जाता है, जबकि एक मात्रात्मक चर का अर्थ यह होता है कि मूल्यों या संख्याओं से युक्त श्रेणियां गुणात्मक चर कुछ गुणों, विशेषताओं या असतत श्रेणियों को प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा अगला तत्व है रिश्ते की पहचान। वास्तव में बहुत से सामाजिक शोधकर्ता किसी घटना या समुदाय या समूह के विवरण या किसी स्थिति या घटना की खोज के बारे में परिचित होने के अलावा संबंधों को विकसित करने, परीक्षण करने का लक्ष्य रखते हैं। कुल मिलाकर शोध निष्कर्ष काफी हद तक विशेष रूप से प्रत्याशित संबंधों पर निर्भर होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कारण संबंध की प्रकृति। कारण संबंध वैज्ञानिक समझ के दिल का निर्माण करते हैं, स्पष्टीकरण और भविष्यवाणी के प्रयोजनों के लिए जो बहुत आवश्यक होता है। कारण संबंध की प्रकृति। कार्य कारण को स्थापित करने के लिए सामाजिक वैज्ञानिक 3 प्रकार के प्रमाणों की सहायता लेते हैं है ना। सांख्यिकी संघ, जैसे कि एक चर में परिवर्तन का एक पैटर्न दूसरे चर से संबंधित होता है। अगला है अवधारणाओं का संचालन। अवधारणाएं कई महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, इसलिए अवधारणाओं के उपयोग में स्पष्टता, सटीकता उन परिभाषाओं के द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए जिसमें जांच के तहत घटना की विशिष्ट विशेषताएं या गुण होने चाहिए। अगला है परिकल्पना का निरूपण। शोध प्रश्नों को एक सटीक तरीके से बताने के लिए क्या देखा जाना है और किस तरह की जानकारी एकत्र की जाएगी, इसका स्पष्ट संकेत देने के लिए शोध प्रश्नों को परिकल्पना के रूप में बताया जाना है। तो आज हम यहीं तक का अध्ययन करेंगे अनुसंधान डिजाइन के तत्व तक का, और अगली कल की क्लास में हम देखेंगे कि अनुसंधान डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।